हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे। देखिए एमपी पीजीसीएल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ थी जिसको हम स्टार्ट किए थे, आज उसका हम लोग चौथा एपिसोड करने जा रहे हैं। एमपी जेईई भोपाल का ये पेपर है, 24 अगस्त 2018 को पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। और इसके 3 एपिसोड भी मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो, राइट। तो चलिए फिर चौथा पार्ट इसका स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब तक टोटल हम लोग 45 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से हम लोग 46 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़। तो देखिए मैक्सिमम जो इफिशियंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो सिंपली आपकी होती है पी डी सी अपॉन पी ए सी। दैट मीन्स कि आपको डी सी पावर पता होना चाहिए, जो कि आपका सिंपली हो जाएगा वी नॉट एवरेज। वी नॉट एवरेज मतलब डी सी वोल्टेज इंटू डी सी करेंट, दैट मीन्स आई नॉट एवरेज, राइट। और जो यहाँ पे AC होती है आपकी पावर AC, वो आपकी सिंपली V नॉट RMS हो जाएगा। ठीक है, V नॉट RMS आउटपुट पर जो RMS वैल्यू मिलेगी, और आउटपुट पर हमको जो RMS करंट मिलेगी उसका आप प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको PAC मिल जाएगा, राइट। सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। एक डायोड का इसमें यूज़ हो रहा है, और यहाँ से आपको यदि आउटपुट लेना हो तो इसी की बात हो रही है। एक बार आपको इसका एवरेज लेना है, एक बार आपको इसका RMS वैल्यू लेना है, राइट। उसके बाद फिर अगर R से आप डिवाइड कर दोगे तो उसका RMS करंट और RMS एवरेज करंट पता चल जाएगा। तो उससे आप देखोगे जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि जो वी नॉट एवरेज होता है, मैंने सारे के सारे जो जितने भी हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने आपको जो इससे पहले पेपर कराया था उसमें दे रखा है कि वी नॉट एवरेज और आई नॉट एवरेज कैसे याद रखना है। जैसे यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो जो वी नॉट एवरेज इसका होगा वो सिंपली वी एम अपान पाई हो जाएगा। वी एम अपान पाई इनटू जो आई नॉट एवरेज होगा वो आपका ये वी एम अपान पाई में आर का डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, पाई इंटू आर। और वैसे ही आर एम एस की यदि हम बात करें तो ये सिंपली वी एम बाई 2 होता है, और इनटू यहाँ पे वी एम बाई 2R, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 40.6% के करीब आएगा, राइट। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना जो नोट्स बनाया था कुछ इस तरीके से, और एक ही में मैंने सारा कवर किया था। यहाँ पे एवरेज, RMS, आपको पावर निकालना है, ठीक है, जो भी आपको RMS करंट निकालना है, PDC, PAC, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, तो आप देखोगे इस तरीके से मैंने बनाया था। फॉर्म फैक्टर, TSD, टोटल हार्मोनिक डिस्टार्शन कितना होता है। तो इस तरीके से आप अगर नोट्स बनाओ तो एक ही पेज पे सारा कुछ कवर करो, जिससे याद करने में आपको आसानी हो। याद क्या, एक बार रिवाइज करने में आसानी हो। और जेईई के पेपर में तो याद तो करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी करिए, टाइम कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपका 40.53 या 40.6 के करीब आएगी, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा 47 नंबर का, द यूनिट ऑफ मोबिलिटी म्यू ऑफ अ चार्ज कैरियर इज़। तो मोबिलिटी का अगर हमको बताना है यूनिट, मैंने पहले भी इसके पहले भी कराया था, जो कि आया था सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो कैसे, यह सिंपली होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको पता होगा ये वोल्ट पर यूनिट लेंथ होता है, इसलिए वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। मीटर ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर, नीचे वोल्ट सेकेंड हो जाएगा, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया मोबिलिटी का। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। सो एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, दैट मीन्स पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इंटू एफ, ठीक है। जहाँ पे एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर ये सिंपली फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सो फर्स्ट ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का, इन अ ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट। सो बेस करंट जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है लगभग। देखिए बेस करंट वैसे भी मेरा यहाँ पे आप देखोगे जो इमीटर करंट होता है और कलेक्टर करंट ये लगभग बराबर होते हैं, बट जो बेस करंट होता है उसकी विड्थ एक तो कम होती है, राइट। और उसमें जो चार्ज का कंसंट्रेशन होता है वो भी कम होता है इन कंपेरिजन टू दीज टू, कलेक्टर और इमीटर। तो इस तरीके से जो हमारा बेस करंट होता है वो काफ़ी कम होता है इमीटर करंट से, तो लगभग 5% के करीब होता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का, इफ़ VJ इज द जंक्शन वोल्टेज इन अ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड, द विड्थ W ऑफ द डिप्लीशन लेयर वेरीज एज। तो यहाँ पे अगर आपका जंक्शन वोल्टेज VJ है, राइट है, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड में, तो डिप्लीशन विड्थ जो आपका होता है वो बताना है कि कैसे वेरीज करता है। जो डिप्लीशन विड्थ होता है WD,
वो आपका क्या होता है, देखिए ये भी काफ़ी फेमस इक्वेशन है, आपको याद रखना होगा इसका फार्मूला, 2 एप्सिलॉन Vj डिवाइडेड बाई Q इन ब्रैकेट 1 बाई Na प्लस 1 बाई Nd। यहाँ पर आपका जो Vj है इसी से हमको पूछा, ये यही हमारा क्या होता है, जंक्शन पोटेंशियल होता है, राइट। यही हमारा क्या है, जंक्शन पोटेंशियल है, जंक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे जो Na है, Na वो क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर्स ऑन पी साइड, राइट, पी साइड। वहीं अगर हम बात करें Nd की, तो Nd क्या है हमारा, ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ डोनर्स ऑन एन साइड, राइट। सो यहाँ पर जो हमारा Vj है जंक्शन पोटेंशियल, वो आप देख सकते हो कि कैसे वेरीज कर रहा है, या अंडर रूट में है। सो स्क्वायर रूट ऑफ Vj, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का, ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो वैल्यूज ऑफ IC एंड VC व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड, जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VC, द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VC, मतलब कोई भी हम सिग्नल उस पर अप्लाई नहीं करते हैं, DC बाइसिंग पर देखते हैं, तो उसमें जो हमारी आउटपुट पे IC और VC हमको मिलती है, वही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं तो सिंपली अगर हम कोई ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम इनपुट सिग्नल ना दें, मीन्स AC सिग्नल ना दें, DC बाइसिंग पर देखें, अगर इसमें आप KVL अप्लाई करते हो तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताता है, जो कि IB और VBE के बीच में होगा। वहीं पे यदि आप यहाँ पे KVL अप्लाई करते हो, कोई भी सिग्नल नहीं देते हो, तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, जिसमें IC वर्सेस VC हमको देखना है। और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम IC को जीरो करते हैं तो VC की वैल्यू क्या आएगी, VCC, जबकि VC की वैल्यू को अगर आप जीरो करोगे तो जो IC की वैल्यू आएगी वो VCC अपॉन RC आएगी। यहाँ पर आप KVL अप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा, राइट है, यहाँ से आप देख भी सकते हो। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक था उसमें जहाँ पर ये आपका पॉइंट, इसको DC लोड लाइन बोलते हैं, यहाँ पे कट कर रहा है, वो सिंपली हमारा आउटपुट करंट और वोल्टेज होता है IC और VC। तो यही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। आपको पता होगा शायद, बस एक रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है जब इसको हम लोग सिग्नल नहीं देते हैं तब का ये है, ठीक है। कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, DC बाइसिंग पर इसको देखा जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर था आपका कि जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VC, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का, इफ RC एंड RL रिप्रेजेंट्स द कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली इन अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, देन AC लोड इज। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, RC और RL क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं जो कि कलेक्टर रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, देन AC लोड की बात कर रहा है, वो कैसा होगा, क्या RL प्लस RC या फिर RC होगा, या फिर RC पैरेलल टू RL दोनों होगा, या फिर RL होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर की, तो ये आपका RC हो गया, ये आपका RL हो गया। तो DC पर तो पहली बात, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, तो DC पर तो बात ही नहीं करना। अगर आप AC पर देखोगे और हाई फ्रिक्वेंसी पर देखोगे तो जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। यहाँ पर नीचे आपका ग्राउंड है, तो यहाँ से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, ये आपका ग्राउंड है ही, यहाँ पर आपका क्या है, RC, राइट, और ये आपका शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट रहा, और यहाँ से एक RL, राइट, ये आपका RC है, और यहाँ पे आपका RL है, और ये भी RL यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राउंडेड है। तो ग्राउंड से यदि आप मिला दो तो आप देखोगे कि जो RC है वो RL के क्या है, पैरेलल है, राइट। सो यहाँ पे RC पैरेलल टू RL आपका क्या हो जाएगा, जो AC लोड होगा वो RC पैरेलल टू RL होगा। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब आपको जो लोड है वो आपको ये नज़र आएगा, RC पैरेलल टू RL, राइट। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का, इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विच कैपेसिटर्स आर जनरली यूज्ड। सो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको DC पे वैल्यूज़ पे इनको देखना होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ जो होती है एक तो वो स्मॉल होती है और हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, साइज़ इसका स्मॉल होता है, इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज पावर रेटिंग। तो देखिए हाईएस्ट जो वोल्टेज पावर रेटिंग होता है वो किसका होता है, SCR का होता है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और अगर हम बात करें मॉसफेट का, तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है मॉसफेट की, राइट। और वहीं हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग आपने देख लिया SCR की, करंट रेटिंग भी देख लिया SCR की ही होती है, ये तो लगभग 50 to 60 एम्पियर तक होती है, राइट। और इजी ड्राइव फीचर अगर हम बात करें तो ये भी मॉसफेट की होती है। और कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली पैरेलल्ड, ये भी मॉसफेट। कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवर करंट विथ अ फ्यूज़, तो ये SCR होता है। और गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी विथ रीजनरेटिव फीचर्स, ये किसका होता है, GTO का। और इजी ड्राइव एंड हैंडलिंग पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ये SCR की होती है, राइट। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग होती है वो किसकी होती है, SCR की। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज़ इजी ड्राइव एंड हाई पावर एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो ये भी हमने देखा कि ये भी SCR का ही होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, राइट। जो 3 टर्मिनल डिवाइस 4 लेयर की होती है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसमें आप देख सकते हो कि इसकी जो ड्राइव होती है इजी ड्राइव एंड हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, राइट। और हाई वोल्टेज पावर रेटिंग भी होती है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा डायक से पूछा गया है, और डायक इज़ टर्नड ऑन बाई। तो डायक को हम लोग कैसे टर्न ऑन करते हैं। तो डायक में देखिए कोई गेट नहीं होता है, ना ही कोई बेस टाइप से होता है, ये सिंपली ट्रायक को क्या करने के, ट्रिगर करने के काम में आता है। इसमें सिंपली 2 टर्मिनल होते हैं आपके, जिसको हम लोग मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 बोलते हैं। और ये दोनों तरफ करंट को फ्लो करा सकता है, इस वजह से ये आपका क्या है, बाई डायरेक्शनल भी होता है। और ये कब हमारा टर्न डाउन होता है, जब इसका वोल्टेज अच्छा खासा चला जाता है, मतलब जब इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज, जब इसमें ब्रेक ओवर वोल्टेज पे अपने रीच कर जाता है, वहाँ पे ये टर्न डाउन हो जाता है। और ये फॉरवर्ड बायस में भी टर्न डाउन हो जाता है और रिवर्स में भी टर्न डाउन हो जाता है, मतलब दोनों पोलरिटीज़ में इसको आप ऑन कर सकते हो, इसलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका था कि अ डायक इज टर्न ऑन बाई, सो बाई अ ब्रेक ओवर वोल्टेज, यहाँ पे जब पहुँचता है तो अपने आप क्या हो जाता है, ये ब्रेक ओवर हो जाता है, यहाँ से ये टर्न डाउन हो जाता है। ऐसे रिवर्स में भी होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स फॉर अ नेटवर्क विथ n नोड्स एंड b ब्रांच इज़। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसको मैंने याद करने का एक अपना ही तरीका बनाया था, कि जैसे मैं क्या किया था, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू याद कर लिया हूँ कि ब्रांच जो होता है वो लास्ट नंबर -1 मीन्स l + n-1, ये मैंने याद किया था नेटवर्क का, कि ब्रांच जो होता है वो लूप प्लस नोड -1 यही होता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। सो इंडिपेंडेंट लूप्स जो होंगे वो l = क्या हो जाएगा, आप इसको आगे पीछे कर ही सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली b, n इधर आएगा तो -n+1, सो b - n+1 इज द राइट आंसर। सो आप भी ऐसे याद कर लेना कि b = क्या होता है, लास्ट नंबर -1, मतलब इंडिपेंडेंट लूप प्लस नोड, या फिर सिंपली ऐसे याद करो, लूप प्लस नोड -1, याद तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आपको देना है तो। सो 57 का आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, Li²/2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 1/2 Li², तो काफ़ी इजी था। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर का, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। Q = क्या होता है हमारा, I × T मीन्स एम्पियर × सेकेंड। सो यहाँ पर Q दैट मीन्स चार्ज का ये क्या है, यूनिट है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा 60 नंबर का, पावर फैक्टर काफ़ी इजी चीज़ है, आपको पता भी होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम किसी के रेफरेंस में ले, वोल्टेज के रेफरेंस में, तो रेजिस्टेंस यहीं पे वोल्टेज भी है, ठीक है, वोल्टेज और तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा आपका। और रिएक्टेंस की बात करें तो या तो वो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। अगर हम इंडक्टर की बात कर ले तो यहाँ पे आएगा और ये x हो जाएगा आपका, राइट। अब यहाँ पर सिंपली अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस, राइट। ये R हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा Z हो गया। तो जो Z होता है वो आपका क्या होता है, सिंपली √R², राइट, प्लस x²। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो थीटा है, cos थीटा, वो कितना आएगा, जो कि हमारा पावर फैक्टर होता है। तो cos थीटा = क्या हो जाएगा हमारा, बेस दैट मीन्स R/हाइपोटेनियस Z, राइट। तो यही हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, R/Z। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको डाउट हो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।